अगर आप एक एनिमे फैन हैं और खुद को ओटाकू कंसीडर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये 15 फैक्ट किसी स्पेसिफिक एनिमे नहीं बल्कि पूरे के पूरे एनिमे इंडस्ट्री की होने वाली है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे जापान एनिमेशन को हजारों सालों से कर रहा है, एनिमे कैरेक्टर्स के आइकॉनिक आंखों और बालों के डिजाइन का आखिर रीजन क्या है, कौन सा एनिमे है जो पिछले आधे दशक से चल रहा है और उसने हजारों एपिसोड्स अब तक लॉन्च किए हैं, एनिमे के दुनिया भर में कितने सारे स्टूडियोज हैं और किसी एनिमे के पर एपिसोड को बनाने का कितना खर्चा आता है, जानेंगे कि एनिमे के पर सीजन के अंदर 24 या 12 एपिसोड ही क्यों होते हैं और हर एपिसोड 23 मिनट का ही क्यों होता है, कितने एनिमे को जापान हर साल रिलीज करता है और उससे उसे कितना इनकम जनरेट होता है, और फाइनली जानेंगे जापान के एनिमे इंडस्ट्री के काले सच के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विद द वर्ड एनिमे इटसेल्फ। वेल ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग को ऑलरेडी पता होगा कि एनिमे बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश वर्ड एनिमेशन का, लेकिन दुनिया भर में इस वर्ड को एक सब कैटेगरी की तरह यूज किया जाता है जापान में क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड एनिमेशन को रिफर करने के लिए, और बहुत बार मिस्टेकनली इसे अपने आप में ही एक जॉनरा मान लिया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि जापान में प्रोड्यूस्ड हर तरह की एनिमेशन को एनिमे के अंदर कंसिडर करते हैं, जिसके चलते चाहे वो अटैक ऑन टाइटन हो या क्रेयॉन शिनचैन, सब कुछ एनिमे है। लेकिन आखिर एनिमे की शुरुआत हुई कैसे? वेल अगर बात की जाए हिस्ट्री की तो एक्चुअली इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि जापान का एनिमेशन कल्चर एक्चुअली हजारों साल पुराना है, जिसमें 710 से लेकर 794 सीई तक चले नारा पीरियड के जमाने में अमाकी मीनो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, जो बेसिकली पेंटेड हैंड स्क्रोल्स हुआ करते थे, जिनका इस्तेमाल करके किसी प्रकार की स्टोरी या डिटेल को शेयर किया जाता था, और आप इन्हें जापानीज मांगा का एक्चुअली प्रीडिसेसर भी कह सकते हैं। साथ ही साथ उससे कई जमाने पहले ही कगी, जो एक्चुअली कॉमनली शैडो प्लेस के नाम से भी जाने जाते हैं, जापान के साथ साथ पूरे के पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में लगभग 200 BC से स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ही पॉपुलर मीडियम है। लेकिन जापान के ऑफिशियल एनिमे की शुरुआत को माना जाता है कात्सुदो शशिन को, जो अपेरेंटली 1907 से लेकर 1912 के जमाने में बनाया गया होगा, और इसे किसने बनाया था अब तक किसी को नहीं मालूम। लेकिन 1917 से ही जापान में एनिमेशन की बाढ़ आ गई, जहां पर ओतेन, शिमोकावा, सियोतारो कितायामा और जुनिची कोइची को जापानीज एनिमेशन के फादर्स के रूप में कंसीडर किया जाता है। एंड थैंक्स टू देम बाय द 1930s एनिमेशन एक वेल एस्टैब्लिश्ड अल्टरनेट मीडियम बन गया जापान में स्टोरी टेलिंग का। फिर भी 1937 के जमाने तक जापान में एनिमेशन बेसिकली शॉर्ट फिल्म से हुआ करती थी, लेकिन जब 1937 में डिज्नी की स्नो व्हाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स रिलीज हुई, तब यहाँ पर एक्चुअली जापानीज एनिमेटर्स की आंखें खुल गईं। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद जापान वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन गया, और यहाँ पर 1945 के जमाने में पहली बार लगभग 1 घंटे 13 मिनट 23 सेकंड की मोमोतारोस डिवाइन सी वॉरियर के नाम से 1945 में एक प्रोपेगेंडा मूवी को बनाया गया। लेकिन फाइनली 1960s के जमाने में मांगा आर्टिस्ट ओसामू तेजुका ने जापानीज एनिमेशन टीवी शोज का ट्रेंड शुरू किया, और फाइनली 1963 में शुरू हुई उन्हीं की मांगा पर बेस्ड एस्ट्रो बॉय, जिसने एक्चुअली स्क्रिप्टेड एनिमेटेड टीवी शोज का ट्रेंड जापान में शुरू किया। अब चलिए बात करते हैं एनिमे कैरेक्टर्स के लुक्स और डिजाइन की, और अगर बात की जाए एनिमे कैरेक्टर्स के बड़े बड़े आंखों के पीछे के कारण की, और वो कारण ओसामू तेजुका ही हैं, जो एक्चुअली बड़े ही हुए थे डिज्नी और वेस्टर्न एनिमेशन को देखकर, और यहाँ पर बड़े आंखों को बनाने का ट्रेंड ही उन्होंने ही शुरू किया था, जिसके लिए वो पर्टिकुलरली इंस्पायर हुए थे बेटी बूप कार्टून से, और इसी की मदद से वो अपने कैरेक्टर्स के इमोशंस को बहुत ही अच्छे से ऑडियंस को कन्विंस कर पाते थे, जो आज एनिमे के अंदर आइकॉनिक बन चुका है। वहीं पर अगर बात की जाए वियर्ड एनिमे हेयर स्टाइल्स के बारे में, तो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे आखिर ये पता चला कि यहाँ पर भी ओसामू तेजुका ही इसके पीछे कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी एस्ट्रो बॉय सीरीज के अंदर जैसा कि एस्ट्रो बॉय को सर पर स्पाइक वाले फीचर्स दिए थे, वो यहाँ पर एक्चुअली डिज्नी के मिकी माउस के ईयर्स से इंस्पायर्ड हुए थे, जो बेसिकली मिकी माउस की आइकॉनिक पहचान है, और इसी तरह का आइकॉनिक पहचान वो अपने कैरेक्टर को देना चाहते थे, जिसके कारण एनिमे में हेयर स्टाइल्स का सेंस यही बनता है कि यहाँ पर कैरेक्टर्स को स्टैंड आउट दिखाने के लिए ही उन्हें ये अलग अलग प्रकार की हेयर स्टाइल्स दिए जाते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये बात फील तो करते ही होंगे कि एनिमे के अंदर असल जान डालती है वॉइस एक्टिंग,
लेकिन एक्चुअली वॉइस एक्टिंग इतनी भी आसान नहीं होती जितना लगता है, स्पेशली एनिमे इंडस्ट्री के अंदर, जहां पर जापान के अंदर एनिमे की डिमांड को देखते हुए अकेले जापान के अंदर ही तकरीबन 130 वॉइस एक्टिंग स्कूल्स हैं, जो प्राइमरली एनिमे के साथ साथ वीडियो गेम, ऑडियो ड्रामा, लाइव एक्शन स्टंट्स, पपेट शोज और कमर्शियल्स तक की ट्रेनिंग देते हैं। और जापान में वॉइस एक्टिंग की शुरुआत एक्चुअली 40s और 50s के जमाने में रेडियो ड्रामा शोज से हुई थी, लेकिन 1970s तक जापान के अंदर एनिमे के लिए प्रोफेशनल वॉइस एक्टर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और इससे पहले लोग एनिमेटेड वॉइस एक्टर्स को उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया करते थे। लेकिन जब 1970s के जमाने में स्पेस बैटलशिप यामातो के लिए प्रोफेशनल वॉइस एक्टर्स का इस्तेमाल किया गया, तब जापान में सेयू का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज्ड हुआ, जो बेसिकली जापान के वॉइस एक्टर्स और उनके फैंडम को कहते हैं। एंड डेफिनेटली जापान के अंदर वॉइस एक्टिंग का फैंडम कई 100 किलोमीटर और ऊपर गया, जब एक्चुअली जापान के रियल लाइफ एस्ट्रोनॉट आकिहिको होशिदे ने 2012 के स्पेस ब्रदर्स के 31वें एपिसोड में गेस्ट अपीयरेंस दिया था, जो एक्चुअली धरती से 408 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर ही रिकॉर्ड किया गया था। एनिमे का फैंडम तो बहुत बड़ा भी है और बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग एनिमे टीवी शो कौन सा है? वेल, इसका खिताब जाता है सजाए-सान को, जो एक्चुअली 1969 से अब तक चल रहा है, जहां पर ये एक्चुअली लॉन्गेस्ट रनिंग एनिमेटेड टीवी शो तो है ही साथ ये लॉन्गेस्ट रनिंग स्क्रिप्ट टीवी सीरीज भी है, जिसके पिछले लगभग 55 सालों से 2640 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। साथ ही साथ इसके 7506 मिनट के मिनी एपिसोड्स को भी रिलीज किया जा चुका है। वहीं पर इसके जस्ट पीछे है 52 सालों से चल रही हमारी और आपकी फेवरेट डोरेमोन सीरीज। 1988 की जापानीज एनिमे मूवी अकीरा एक बहुत ही लेजेंडरी और आइकॉनिक मूवी तो है ही, साथ एनिमे इंडस्ट्री के अंदर ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी है, जहां पर इस मूवी के प्रोडक्शन के लिए 50 नए कलर पैलेट्स को क्रिएट किया गया था और काइंड ऑफ टोटल 327 कलर्स यूज किए गए थे, जहां पर इस मूवी के अंदर टोटल 1,60,000 इंडिविजुअल इमेजेस का भी इस्तेमाल किया गया था, और इस मूवी के अंदर तकरीबन 2212 शॉट्स थे, जो कि एक नॉर्मल एनिमे मूवी के हिसाब से 2 से 3 गुना ज्यादा थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इतने लंबे लंबे चलने वाले एनिमेस के पीछे कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है? वेल, एक एस्टिमेशन के हिसाब से यहाँ पर $1,00,000 से लेकर $2.5 लाख तक भी लग सकते हैं, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से तकरीबन 80-90 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक हैं। ऑफ कोर्स एनिमेशन एक आर्ट फॉर्म के साथ साथ एक लेबर इंटेंसिव जॉब है, जिसके कारण इसके प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हैं। लेकिन फिर भी अमेरिकन टेलीविजन शोज जैसे कि सिम्पसन्स के आगे तो कुछ भी नहीं है, जिसका ऑन द एवरेज पर एपिसोड कॉस्ट $2 मिलियन के आसपास आता है। वहीं पर अगर बात की जाए रन टाइम की, तो क्या कभी आपने सोचा है कि एनिमे रन टाइम हमेशा 30 मिनट के आसपास ही क्यों होते हैं और ये उससे ज्यादा या उससे कम क्यों नहीं होते हैं? वेल, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया होगा, लेकिन एनिमे एपिसोड्स को 30 मिनट स्लॉट के साथ टीवी पर दिखाया जाता है, जिसके कारण बचे हुए लगभग 7.5 मिनट के अंदर कमर्शियल्स और एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह छोड़ी जाती है, और यही चीज एक्चुअली दुनिया भर के लाइव एक्शन टीवी शोज के लिए भी रेलेवेंट है। वहीं पर अगर बात की जाए पर सीजन 12 या 24 एपिसोड्स की, तो ऑफ कोर्स ये एनिमे की पॉपुलैरिटी और बजट पर डिपेंड करता है कि एक सीजन में कितने एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। बाय द वे, जापान में एनिमे एपिसोड्स को वीकली के हिसाब से दिखाया जाता है, जिसके कारण 12 एपिसोड वाले एक सीजन के एनिमे को तकरीबन 3 महीने के ड्यूरेशन के साथ दिखाया जाता है, एंड ऑफ कोर्स 24 एपिसोड वाले एक सीजन को 6 महीने के ड्यूरेशन में दिखाया जाता है। साथ ही साथ जापान में अलग अलग सीजन्स के हिसाब से एनिमे को कैटेगराइज भी किया जाता है, जिसके कारण स्प्रिंग एनिमे, समर एनिमे, ऑटम एनिमे और विंटर एनिमे भी एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पर अगर बात किया जाए मोस्ट एक्सपेंसिव एनिमे प्रोडक्शन की, तो ये खिताब जाता है द टेल ऑफ प्रिंसेस कागुया को, जिसे एक्चुअली $53 मिलियन के बजट पर बनाया गया था, और ये स्टूडियो जिब्ली के को-फाउंडर इसाओ ताकाहाता की लास्ट डायरेक्टोरियल मूवी थी, जो 2018 में ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। लेकिन वहीं पर हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे मूवी का खिताब 500 मिलियन के साथ डीमन स्लेयर द मूवी म्यूगन ट्रेन को जाता है। वहीं पर अगर जापान के अंदर एनिमेशन की प्रोडक्शन की और भी ज्यादा बात की जाए, तो यहाँ पर अभी के हिसाब से दुनिया भर में लगभग 811 एनिमेशन स्टूडियोज हैं,
जिनमें से 692 स्टूडियोज अकेले टोक्यो के अंदर ही हैं। और 2020 के एक रिसर्च के हिसाब से पिछले 4 सालों में ये एनिमेशन स्टूडियोज 23.3% से बढ़े हैं, जो कि एक्चुअली बहुत कम है 2011 से लेकर 2016 तक 33% बढ़ोतरी के आगे। और उस हिसाब से यहाँ पर 1000 से भी ऊपर स्टूडियोज होने चाहिए। और यही स्टूडियोज एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आप एक जापानीज सिटीजन होते तो आपके पास एनिमे कंटेंट की भरमार होती, क्योंकि ये सारे के सारे स्टूडियोज प्रोड्यूस करते हैं साल का तकरीबन 100 से भी ज्यादा एनिमे सीजन्स, जिसमें अकेले 2016 में 356 नए एनिमे सीजन्स को रिलीज किया गया था, जो कि 2020 तक घटकर 278 तक हो चुका है। और यहाँ पर तकरीबन 22% का डिक्रीज देखने को मिला है, जिसके पीछे के रीजन रिसेंटली हुए कोविड और लॉकडाउन के चलते ही हैं। फिर भी साल 2020 के अंदर जापान की एनिमेशन इंडस्ट्री ने तकरीबन 40 ट्रिलियन येन की कमाई की थी, जो कि एक्चुअली $30 बिलियन के आसपास है। और ये जापान की जीडीपी का 0.2% कंट्रीब्यूट करती है। अब भले ही एनिमेशन के अंदर सब कुछ चमकदार और शानदार तरीके से ही रिफ्लेक्ट किया जाता है, लेकिन बिहाइंड द सीन इनके पीछे एनिमेटर्स का बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है, जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमेटर्स को उनके काम के हिसाब से पैसे नहीं मिलते। जहां पर मॉडर्न टाइम्स के अंदर 2015 से पहले कई सारी एनिमेशन स्टूडियोज ने अपने कई सारे इन हाउस एनिमेटर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया था, जिसके कारण वो उनसे महीने के 400 से 600 घंटे काम करवाते थे, जो कि बहुत बार 30 से 40 दिनों के बराबर थे बिना किसी छुट्टी लिए, जिसके कारण बहुत सारे एनिमेटर्स ने सुसाइड करना भी चालू कर दिया था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कई सारी इन हाउस स्टूडियोज ने कई सारे लेबर लॉ कोड्स को वायलेट किया था, जिसके कारण फाइनली इसका सोल्यूशन निकाला गया और यहाँ पर कई सारे पैशनेट फ्रीलांसर्स को हायर करना शुरू किया गया, जो मोस्टली इन बिटवीनिंग यानी की फ्रेम्स के बीच की ड्राइंग को करते हैं। और एक नॉर्मल ड्राइंग को करने में तकरीबन 1 से 2 घंटे तक का वक्त लगता है, और चीजें अगर डिटेल्ड हैं तो ये टाइम 4 से 5 घंटे तक भी बढ़ सकता है। फिर भी यहाँ पर इनके एक ड्राइंग के लिए इन्हें तकरीबन $2 ही पे किए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एनिमेटर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा एक एनिमेटर $10,000 पर ईयर से लेकर $31,000 पर ईयर तक कमा सकता है, जहाँ पर एक्चुअली $20,000 पर ईयर से नीचे का अमाउंट कमाने वाला इंसान जापान में गरीब माना जाता है। सो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम बिहाइंड द सीन एनिमे इंडस्ट्री फैक्ट्स। जानता हूँ कि ट्रेडिशनल 15 फैक्ट की वीडियो से बहुत ज्यादा अलग था, लेकिन मैं एक लंबे समय से 15 फैक्ट वीडियोस के साथ कुछ नया ट्राई करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, एनिमे इंडस्ट्री के बारे में और आप क्या क्या जानते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।